तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर टीडीएस आ गया है सेक्शन 194O में। पेमेंट बाय सर्टेन अमाउंट्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? जो फर्म्स होती हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करती हैं ईसीओ के प्लेटफॉर्म पर। ईसीओ का काम क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को, वो ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ईसीओ सेक्शन 194O इस तरीके से याद रखो कि ईसीओ पर सेक्शन 194O लगेगा, ईसीओ 194O, राइट। चलिए, तो पेयर कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ। चाहे वो, अब एक इंटरेस्टिंग बात, चाहे पेयर रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, पेई कौन? वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हो, लेकिन पेई रेजिडेंट होना चाहिए, पेई रेजिडेंट होना चाहिए। और खास बात, ये सेक्शन 1 अक्टूबर 2020 से आई है। चलिए, अब पहले हम ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स की डेफिनेशंस समझते हैं। चलिए, ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ठीक है, तो जो इंटरनेट पर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? हु ओन्स, ऑपरेट्स एंड मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो पर्सन कहलाता है ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होता है? वो रेजिडेंट होना चाहिए, यस। वो गुड्स सेल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म पर फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो जो अपनी गुड्स सेल कर रहा है या सर्विस दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये गुड्स और सर्विस दोनों के ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर लगेगी क्या? यस, ये गुड्स और सर्विस दोनों के ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पे लगेगी। सेक्शन 194O दोनों पे लगेगी, चाहे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन गुड्स का है चाहे सर्विस का है। और सर्विस की डेफिनेशन में फीस फॉर टेक्निकल सर्विस शामिल है और प्रोफेशनल सर्विस शामिल है। मतलब सर्विस में प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस दोनों शामिल है। खैर, ये तो हमने डेफिनेशन पार्ट पढ़ा। अब बात करते हैं मुद्दे की बात करते हैं। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। आगे चलकर हम एक पढ़ेंगे 5 लाख की लिमिट आएगी, ठीक है, बट वो कंडीशनल है। इन जनरल इस सेक्शन में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। तो वेयर, तो सेक्शन कब लगेगी? वेयर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज फैसिलिटेटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो जब उस गुड्स और सर्विस की सेल को ई कॉमर्स ऑपरेटर ने फैसिलिटेट किया थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म, नाम कुछ भी हो, तो सेक्शन 194O एप्लीकेबल हो जाएगी। टीडीएस की रेट क्या होगी? टीडीएस की रेट, अभी हम जो पिछला सेक्शन पढ़ के आए ना 194N, उसमें रेट कट नहीं हुआ है, कोविड की वजह से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला। पिछले सेक्शन में जो हम सेक्शन पढ़ के आए 194N, अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं 194O, और उसमें वैसे तो रेट 1% है। 1% किसका? वो भी
इंटरेस्टिंग बात है, 1% किसका? ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। तो जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल है उसका 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन कोविड की वजह से रिलैक्सेशन रेट जो है 1% वो 25% से कम हो जाएगी, मतलब इफेक्टिवली कितनी हो जाएगी? 0.75%। अगर टीडीएस डिडक्टिबल है कब? ड्यूरिंग 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में टीडीएस डिडक्टिबल है, तो कोविड की वजह से रिलैक्सेशन हो जाएगा, रेट 25% से कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल बोला है उसका 1% टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो इस ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल में क्या इंक्लूड होगा उसके लिए नीचे एक बात लिखी है, वो समझनी पड़ेगी। देखिए क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पस एनी पेमेंट मेड बाय परचेजर, जो गुड्स परचेज कर रहा है ऑनलाइन वो पेमेंट कर दे, मान लीजिए डायरेक्टली टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। जो परचेजर है गुड्स और सर्विस का वो डायरेक्टली कई बार पेमेंट कर देता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? वो अमाउंट क्या माना जाएगा? शैल बी डीम्ड टू बी अमाउंट क्रेडिटेड और पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स रेसिपिएंट। ठीक है, तो वो अमाउंट भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल में इंक्लूड होगा। ठीक है, देखिए इस बात को हम ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने पेमेंट किया अमेजॉन पर, उसने कोई गुड्स परचेज किया। ठीक है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है? मान लीजिए मिस्टर ए है, वो गुड्स परचेज कर रहा है अमेजॉन की वेबसाइट पर जाकर, और सेलर है मान लीजिए एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो जब मिस्टर ए ने पेमेंट किया ऑनलाइन अमेजॉन को, तो मान लीजिए कि सारा पेमेंट डायरेक्टली किसके पास चला गया? मान लीजिए पेमेंट गेटवे सेलर एक्स लिमिटेड ने अपना ही दे रखा था, तो सारा पेमेंट किसको चला गया? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को ही चला गया, मतलब एक्स लिमिटेड को ही चला गया। अमेजॉन लिमिटेड को तो कोई पेमेंट आया ही नहीं, तो क्या टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा? क्या होगा? क्यों? इस अमाउंट को भी जो डायरेक्टली ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को चला गया, वो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल माना जाएगा, उससे भी 1% टीडीएस कटेगा। समझे बात? तो इसको हम आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से और समझेंगे डिटेल में। ठीक है, सारे अमेंडमेंट्स के हमने होती कोशिश आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए हैं। अच्छा, तो टीडीएस की रेट वैसे 1% है, लेकिन अगर पेई पेयर को पैन नंबर ना दे तो एक इंटरेस्टिंग बात, सेक्शन 206AA में भी अमेंडमेंट हुआ। वैसे 206AA क्या बोलता है कि अगर पेई पेयर को अपना पैन नंबर नहीं देता तो पेयर उसका टीडीएस किस रेट से काटेगा? प्रेस्क्राइब रेट और 20% विचएवर इज हायर। प्रेस्क्राइब रेट और 20% विचएवर इज हायर। लेकिन अगर सेक्शन 194O का मामला है, अगर सेक्शन 194O का मामला है तो फिर क्या हो जाएगा? किस रेट से काटेगा पेयर टीडीएस? अगर पेई उसे पैन नंबर नहीं देता तो प्रेस्क्राइब रेट और 5% विच एवर इज हायर। ठीक है, ये अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 206AA में। तो चलिए पहले 206AA में हम ये अमेंडमेंट देखकर आते हैं। ये अमेंडमेंट हम देख के आते हैं 206AA में। रिक्वायरमेंट टू फर्निश पेन, इस सेक्शन में क्या बोला हुआ है कि पेई अपना पेन नंबर दे पेयर को।
ठीक है। अगर नहीं देता है तो पेयर उसका टीडीएस डिडक्ट करेगा प्रेस्क्राइब रेट से और 20% विचएवर इज हायर से। लेकिन अगर टीडीएस डिडक्टिबल है, सेक्शन 194O का मामला है और पेई पेयर को पैन नंबर नहीं देता, तो फिर टीडीएस डिडक्ट कैसे होगा? टीडीएस डिडक्ट कैसे होगा? एट द प्रेस्क्राइब रेट ऑफ 1% और 5% विचएवर इज हायर। और इस केस में 5% ही हायर होगा, तो नॉन पेन केसेस में टीडीएस 5% की रेट से डिडक्ट होगा। समझे बात? तो 194O के केस में 20% के बजाय 5% है। ये बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है। चलिए अब दोबारा आ जाइए। 194O चल रहा था हमारा, टीडीएस की रेट हम पढ़ रहे थे 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है। और कोविड पीरियड है तो 0.75%। फिर टाइम ऑफ डिडक्शन क्या मतलब? पेई का टीडीएस कब काटे? पीसीई क्या? पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर, यहां पर लिख दीजिए अर्लियर। दोनों में से जो भी अर्लियर हो, पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। फिर क्या पेयर नहीं, पेयर को सर्टिफिकेट दे सकता है क्या कि मेरा टीडीएस नहीं काटो नॉन डिडक्शन, या कम रेट से काटो शॉर्ट डिडक्शन? यस, पॉसिबल है। लेकिन पेयर को सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। डिक्लेरेशन फॉर नॉन डिडक्शन अंडर सेक्शन 197 is नॉट पॉसिबल। सर्टिफिकेट अलाउड है, डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो टीडीएस की रेट 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऐसा दे रखा है। तो देखो, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। जब भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कोई सेल करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर पर आकर ई कॉमर्स ऑपरेटर उस सेल को फैसिलिटेट करेगा, तो जो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल होगा उस ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का, तो उस पे 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। कौन करेगा डिडक्ट? ई कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक केस में एग्जम्पशन है, 194O में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194O। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तो 194O में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। वो क्या है कंडीशन? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो सेलर है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, और ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल उस गुड्स और सर्विस का जो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने फैसिलिटेट की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे साल की एग्रीगेट सेल, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल पूरे साल का एग्रीगेट 5 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है। और वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने अपना पैन नंबर या आधार नंबर दिया है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। 3 कंडीशन, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल 5 लाख से ज़्यादा नहीं है पूरे साल का एग्रीगेट, और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने अपना पैन नंबर या आधार नंबर दिया है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो सेक्शन 194O में टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग बात, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर एनी अदर सेक्शन। अगर 194O में टीडीएस डिडक्टिबल है, 194O एप्लीकेबल हो रहा है
टीडीएस डिडक्टिबल है या डिडक्टिबल नहीं है, क्योंकि 5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से डिडक्टिबल नहीं है, हमने ऊपर पढ़ा भी। तो उस पर 194 लग रहा है, बट 5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट की वजह से टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, तो देन टीडीएस शैल नॉट बी डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। देखिए, अगर टीडीएस डिडक्टिबल नहीं होगा, if TDS is deductible, अगर TDS डिडक्टिबल है, उस पर 194O लग गया, अगर 194O लग गया TDS का सेक्शन, तो फिर और TDS का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इस बात को हम आगे चलकर एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ठीक है। चलिए, हाउएवर ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है, ईसीओ को अमाउंट मिल रहा है फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स। देखिए, काफ़ी लोग अमेजोन पर ऐड करते हैं, वो अमेजोन के थ्रू अपना गुड सेल नहीं कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अमेजोन के थ्रू वो कोई गुड्स और सर्विस सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेजोन की वेबसाइट पर उनका ऐड आ रहा है। ठीक है, तो फिर अमेजोन उसका अमाउंट चार्ज करेगा। ठीक है, तो जब वो लोग अमेजोन को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटेंगे। ठीक है, अब चलिए इस प्रोविजन को हम डिटेल में बात कर ही लेते हैं। क्या बोला कि अगर टीडीएस डिडक्टिबल है अंडर सेक्शन 194O, तो फिर दूसरे किसी सेक्शन में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस की policybazaar.com पर जाकर। policybazaar.com आपको ध्यान है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ठीक है, तो मैं policybazaar.com की वेबसाइट पर गया, पॉलिसी परचेस की। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रीमियम पे कर दिया मैंने। क्या इस पर ये ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है? यस। इस पर 194O में टीडीएस कटेगा? यस, कटेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी इस अमेजॉन लिमिटेड को इंश्योरेंस कमीशन पे करेगी, इंश्योरेंस कमीशन पे करेगी अमेजॉन लिमिटेड को। ठीक है, तो अगर अमेजॉन लिमिटेड ने ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल पे टीडीएस डिडक्ट किया है, तो जब सेलर पेमेंट करेगा इंश्योरेंस कमीशन का अमेजॉन को, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। किस पर? उस इंश्योरेंस कमीशन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आई। लेकिन मान लीजिए कोई पर्सन सिर्फ अमेजॉन के थ्रू कोई गुड सेल नहीं कर रहा है, सर्विस सेल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जस्ट अमेजॉन पर अपना ऐड दे रहा है और वो अमेजॉन को पेमेंट कर रहा है, तो फिर वो पर्सन जो अमेजॉन को पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटेगा। ठीक है, कौन से सेक्शन में काटेगा? जैसे ये क्या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है तो फिर 194C में टीडीएस कटेगा। या दूसरा एक केस और दे रखा है कि टीडीएस से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। पहला केस क्या था? अगर ईसीओ को पेमेंट मिला फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट, तो टीडीएस से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा केस, फॉर प्रोवाइडिंग एनी अदर सर्विस, ईसीओ कोई अदर सर्विस दे रहा है जो नॉट इन कनेक्शन विद सेल ऑफ गुड्स और सर्विस है, तो फिर ईसीओ को जो पेमेंट किया जाएगा उस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब जहां 194O लग गया वहां पर अदर पार्टी भी पेमेंट करते वक्त टीडीएस नहीं काटेगी। ठीक है, अगर ईसीओ ने टीडीएस डिडक्ट कर दिया है 194O पे या डिडक्टिबल है,
जब अदर पार्टी पेमेंट करेगी ईसीओ को तो किसी दूसरे सेक्शन में टीडीएस नहीं काटेगी। ठीक है, चलिए इस बात को हम और एग्जाम्पल से भी बात करेंगे। चलिए अब सीबीडीटी को पावर दिया गया टू इशू गाइडलाइंस। सीबीडीटी को गाइडलाइंस इशू करने का पावर दिया गया अगर कहीं डिफिकल्टी अराइज होती है इन गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई डिफिकल्टी अराइज होती है तो सीबीडीटी में विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग दिस डिफिकल्टी। ये गाइडलाइंस कहाँ रखी जाएंगी? शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा राज्यसभा में ये गाइडलाइंस रखी जाएंगी और पास हो गई तो बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर भी और ईसीओ पर भी बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, वो हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर नंबर 17 के थ्रू। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस कैरीड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। सेक्शन 194O नहीं लगेगा अगर कौन से ट्रांजैक्शन पर जो ऑनलाइन हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शन तो है लेकिन उन पर 194O नहीं लगेगा। जैसे मैं शेयर्स ऑनलाइन परचेस कर रहा हूँ बीएससी एनएससी के थ्रू, तो क्या उस पर सेक्शन 194O लगेगा? क्या नहीं लगेगा। देखो क्या बोला है, ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज, चाहे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है चाहे कमोडिटी ट्रांजैक्शन है, विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन IFSC में लोकेटेड है। ठीक है, वहां मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन हुआ उस पर 194O नहीं लगेगा। फिर ट्रांजैक्शंस इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स और रिन्यूएबल सेविंग सर्टिफिकेट्स जिनकी ट्रेडिंग होती है पावर एक्सचेंजेस भी बने हुए हैं उन पर। देखिए स्टॉक एक्सचेंजेस की तरह पावर एक्सचेंजेस भी बने हुए हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स की, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग होती है। तो उस ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन पर भी 194O एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा क्लैरिफिकेशन देखिए। कई बार पेमेंट, अब एक इश्यू राइज होता है पेमेंट गेटवे पर सेक्शन 194O एप्लीकेबल होगा या नहीं। चलिए समझते हैं इसको। इन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जनरली पेमेंट फैसिलिटेट कौन करता है? पेमेंट गेटवे पेमेंट फैसिलिटेट करता है। तो क्या सेक्शन 194O जो है 194O डबल 2 बार एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? देखिए कैसे, एक तो मेन ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसके थ्रू सेल फैसिलिटेट हो रही है, ठीक है, जैसे अमेजॉन। एक पेमेंट गेटवे है, वो भी तो पेमेंट सर्विस देने के लिए ईसीओ है, वो पेमेंट गेटवे खुद भी ईसीओ है। तो क्या एक बार मेन ईसीओ टीडीएस डिडक्ट करे और दूसरा पेमेंट गेटवे वो भी ईसीओ है तो वो भी टीडीएस डिडक्ट करे? मतलब एक ही ट्रांजैक्शन पर दो ईसीओ पैदा हो गए यहां पर। तो क्या दोनों ही ईसीओ 194O वाला टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है क्या? देखिए मैं अमेजॉन की वेबसाइट पर गया, ठीक है, पेमेंट गेटवे मान लीजिए पेटीएम का है, ठीक है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजॉन। तो क्या अमेजॉन भी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है और पेटीएम भी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है क्या? पेटीएम तो जस्ट पेमेंट गेटवे है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये डिफ़िकल्टी राइज हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर दो ECO पैदा हो गए। एक तो वो जो गुड्स और सर्विस की सेल को फैसिलिटेट कर रहा है जैसे अमेजॉन, दूसरा जो पेमेंट गेटवे है जो पेमेंट की सर्विस को फैसिलिटेट कर रहा है जैसे आपका पेटीएम। ठीक है, तो यहाँ दो ECO हो गए, तो क्या दोनों ही 194 में TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल हैं क्या? तो यहाँ पर गाइडलाइन क्या कहती है? इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए क्या बोला? पेमेंट गेटवे को TDS डिडक्ट नहीं करना है 194 में। अगर इस ट्रांजैक्शन पर मेन ECO ने, जिसने उस सेल को फैसिलिटेट किया, मेन ECO ने 194 में TDS डिडक्ट कर दिया, तो फिर पेमेंट गेटवे TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बायर बायस गुड्स वर्थ 1 लाख ऑन ई-कॉमर्स वेबसाइट XYZ। तो ये मेन ECO हो गया। इट मेक्स पेमेंट ऑफ 1 लाख थ्रू पेमेंट गेटवे ऑफ ABC। ये पेमेंट गेटवे दूसरा ECO हो गया। ठीक है, अब मेन ECO कौन है बताइए? मेन ECO XYZ है। Hence, if XYZ has deducted TDS under section 194, इस 1 लाख पर TDS मेन ECO XYZ ने डिडक्ट कर लिया, तो फिर ABC जो पेमेंट गेटवे है उसको TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है सेम ट्रांजेक्शन पर। हाँ, ABC एक काम कर सकता है, ABC में टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम XYZ रिगार्डिंग TDS डिडक्शन। तो अगर मेन ECO ने TDS डिडक्ट कर लिया है 194 में, तो पेमेंट गेटवे को TDS डिडक्ट नहीं करना है। समझ गए बात? चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑन इंश्योरेंस एजेंट और एग्रीगेटर। इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर, देखिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, फिर ऊपर प्रोविजन समझेंगे। एग्जाम्पल में आ जाइए डायरेक्ट। ICICI लंबार्ड सेल्स इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है थ्रू policybazaar.com। policybazaar.com कौन है? ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, और सेलर कौन है जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है? ICICI लंबार्ड, ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। ठीक है, तो इफ इन करंट ईयर policybazaar.com प्रीमियम कलेक्ट हुआ 3 करोड़ फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इंश्योरेंस, तो ECO कौन है? policybazaar.com। ठीक है, तो वो TDS डिडक्ट करेगा ICICI लंबार्ड का, TDS डिडक्ट करेगा किस पर? ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल। और वो यहां पर ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल क्या है? प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम पर TDS डिडक्ट करेगा। समझे बात? तो प्रीमियम पर TDS डिडक्ट करेगा कौन? ECO। और यहां पर ECO कौन है? policybazaar.com। ठीक है, वो किसका? और यहां पर ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है? ICICI लंबार्ड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऊपर प्रोविजन की। देखिए यहां पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए गाइडलाइन इश्यू की गई है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एग्रीगेटर have no involvement in transactions between insurance company and buyer for subsequent year। देखिए, जब मुझे पॉलिसी लेनी है तो मैं policybazaar.com की वेबसाइट पर गया। ठीक है, और मुझे पॉलिसी पसंद आई ICICI लंबार्ड की। ठीक है, मैंने पेमेंट किया फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में मैं पेमेंट किसको करूंगा बताइए? फर्स्ट ईयर में पेमेंट
किसको करूंगा मैं? policybazaar.com पे मैंने पेमेंट किया, ठीक है। तो policybazaar.com ने पहले साल पॉलिसी बेची, तो वो बायर और policybazaar.com के थ्रू बिकी पॉलिसी। फर्स्ट ईयर में तो बायर policybazaar.com के थ्रू आया। सब्सिक्वेंट ईयर में जब बायर पॉलिसी का बायर जब प्रीमियम पे करता है तो डायरेक्टली वो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से ही पेमेंट कर देता है। ध्यान से सुनिए दोबारा मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, अभी मेरी पॉलिसी सपोज मैंने नई ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं policybazaar.com की वेबसाइट पर गया, ठीक है। पहले साल फर्स्ट ईयर में तो मैं किसको जानता हूं? policybazaar.com को जानता हूं, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो मैं policybazaar.com के थ्रू गया, पॉलिसी परचेस की, प्रीमियम पे कर दिया। क्या सब्सिक्वेंट ईयर में भी मैं policybazaar.com के थ्रू प्रीमियम पे करूंगा क्या? नहीं, मैं तो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर पेमेंट कर दूंगा। तो सब्सिक्वेंट ईयर में बायर और इंश्योरेंस ईसीओ के बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फर्स्ट ईयर में तो है इन्वॉल्वमेंट दोनों का, बायर और इंश्योरेंस ईसीओ एक दूसरे को जानते हैं, policybazaar.com और बायर एक दूसरे को जानता है फर्स्ट ईयर में। लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में तो बायर सीधा इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर पेमेंट कर देता है। तो सब्सिक्वेंट ईयर में इंश्योरेंस कंपनी और बायर इसके साथ इंश्योरेंस एजेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसलिए देयरफॉर इन सब्सिक्वेंट ईयर्स लायबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस में अराइज ऑन इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एग्रीगेटर पर टीडीएस की लायबिलिटी सब्सिक्वेंट ईयर में भी आ सकती है, इवन इफ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ डायरेक्टली विथ इंश्योरेंस कंपनी। सब्सिक्वेंट ईयर में बायर ने डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया, सब्सिक्वेंट ईयर में बायर ने डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। लेकिन फिर भी इंश्योरेंस एजेंट ईसीओ पर लायबिलिटी आ सकती है। तो ये तो इंश्योरेंस एजेंट और एग्रीगेटर्स के लिए, ईसीओ के लिए एक हार्डशिप हो गई, एक दिक्कत हो गई। तो इस हार्डशिप को दूर करने के लिए गाइडलाइन आई और इसमें क्या लिखा गया? इन ईयर्स सब्सिक्वेंट टू फर्स्ट ईयर, मतलब जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं उसमें क्या होगा? उसमें होगा इफ इंश्योरेंस एजेंट एंड इंश्योरेंस एग्रीगेटर हैज नो इन्वॉल्वमेंट, इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन ट्रांजैक्शन जो हुआ बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड बायर के बीच में डायरेक्टली हो गया, ठीक है। ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट ईयर में इंश्योरेंस कंपनी और बायर के बीच में डायरेक्टली हो गया, तो उसमें इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। कब? सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होगा। यू वुड नॉट बी लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194O फॉर दोज सब्सिक्वेंट ईयर्स। मतलब सब्सिक्वेंट ईयर्स में 194O के तहत टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सब्सिक्वेंट ईयर्स में सेक्शन 194O के तहत टीडीएस नहीं काटा जाएगा। क्लियर? एक बात हमने ऊपर पढ़ी थी, अगर सेक्शन 194O लग गया तो टीडीएस का और कोई सेक्शन नहीं लगेगा। पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था ऊपर? कि अगर सेक्शन 194O के तहत टीडीएस डिडक्टिबल है तो टीडीएस का और कोई सेक्शन काम नहीं आएगा। पढ़ा था। अब सब्सिक्वेंट ईयर में यहां क्या हो रहा है? सब्सिक्वेंट ईयर में सेक्शन 194O हट गया, ठीक है। सब्सिक्वेंट ईयर में सेक्शन 194O हट गया तो अदर सेक्शंस में टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता है। सब्सिक्वेंट ईयर्स में 194O हट गया तो उन सब्सिक्वेंट ईयर्स में अब अदर सेक्शंस का टीडीएस आ सकता है, ठीक है। तो
194 ओ हट गया। However, insurance company shall be required to deduct TDS on commission payment. इंश्योरेंस कंपनी जब इस इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस एग्रीगेटर को कमीशन का पेमेंट करेगी तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा अंडर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। चलिए इस बात को दोबारा समझते हैं, एग्जाम्पल अपना वही समझते हैं। एग्जाम्पल वही ICICI Lombard सेज इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू policybazaar.com के थ्रू वो पॉलिसी बेचती है। इफ इन करंट ईयर पॉलिसी बाजार पर प्रीमियम पे किया, क्योंकि बायर पॉलिसी बाजार को जानता था तो पेमेंट उसने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं किया। फर्स्ट ईयर में पेमेंट फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, कलेक्ट किसने किया? ECO ने, policybazaar.com ने, फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ इंश्योरेंस। तो इस केस में तो सेक्शन 194 ओ पे टीडीएस कटेगा। इन दिस केस policybazaar.com इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑफ ICICI Lombard 194 ओ पे टीडीएस काटेंगे, ठीक है। लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा? सब्सिक्वेंट ईयर में पॉलिसी होल्डर इज मेकिंग पेमेंट। पॉलिसी होल्डर तो डायरेक्टली ICICI Lombard को डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है, वो पॉलिसी बाजार को तो प्रीमियम पे नहीं कर रहा है। डायरेक्टली पेमेंट ICICI Lombard को कर रहा है। देन ICICI Lombard तो सब्सिक्वेंट ईयर में 194 ओ नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। अब ICICI Lombard जो पेमेंट करेगी कमीशन का policybazaar.com को, तो उस पे 194 डी में टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर में हो क्या रहा है? फर्स्ट ईयर में बात कर रहे हैं हम फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में ECO पेमेंट करे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, तो 194 ओ में टीडीएस कटेगा। लेकिन ECP कोई पेमेंट करे, ठीक है, तो उस पर अदर सेक्शन जैसे 194C या 194D का टीडीएस नहीं आएगा। क्यों? 194 ओ लग गया फर्स्ट ईयर में, तो अदर सेक्शंस का टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा? सब्सिक्वेंट ईयर में अगर 194 ओ एप्लीकेबल नहीं होगा तो फिर जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट पेमेंट करेगा ECO को अदर सेक्शन में, उस पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 194 ओ लग रहा था, ECO टीडीएस काट रहा था, ठीक है, इसलिए पार्टिसिपेंट किसी दूसरे सेक्शन में टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में ECO 194 ओ में टीडीएस नहीं काटेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट उस पर अदर सेक्शंस में टीडीएस काट सकता है। समझे बात? चलिए अब बात करते हैं। एक हमने पढ़ा कि 5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल HUF है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल 5 लाख को एक्सीड नहीं हुआ और पार्टिसिपेंट ने ECO को पैन नंबर दिया, ठीक है, तो फिर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन ये सेक्शन आई है 1 अक्टूबर से, तो इश्यू अराइज होता है, ये 5 लाख की लिमिट क्या पूरे साल की देखी जाएगी? यस,
पूरे प्रीवियस ईयर के लिए ये 5 लाख की लिमिट दिखी जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये 5 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, सिंस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 5 लाख इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है, वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, उन्होंने पैन नंबर आधार नंबर दिया है, इज विथ रेस्पेक्ट टू ए प्रीवियस ईयर, वो तो पूरे साल की है, तो वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट की काउंटिंग तो 1 अप्रैल 2020 से ही शुरू हो जाएगी। 5 लाख की काउंटिंग फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 2020 से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, हैज इफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग पीरियड अप टू 30 सितंबर 2020 अगर एक्सीड करता है 5 लाख को, तो सेक्शन 194O अप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन किस पर अप्लीकेबल होगी, कौन से अमाउंट पर अप्लीकेबल होगी? अप्लीकेबल हो तो जाएगी, लेकिन कितने अमाउंट पर? इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड और क्रेडिटेड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, जो अमाउंट 1 अक्टूबर 2020 से है, सिर्फ उसी अमाउंट पर। मतलब 5 लाख काउंट करने के लिए हम पूरे साल का अमाउंट कंसीडर करेंगे, लेकिन सिर्फ उतने अमाउंट पर ही टीडीएस काटा जाएगा जो अमाउंट है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, उस पर ही काटा जाएगा टीडीएस। राइट, चलिए अब कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स समझते हैं। फॉलोइंग ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स है सप्लाई गुड्स इन इंडिया थ्रू वेबसाइट अमेजॉन लिमिटेड, यूएसए बेस्ड कंपनी। अमेजॉन लिमिटेड वांट्स टू नो टीडीएस लायबिलिटी। देखिए, ईसीओ जो है वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट रेजिडेंट होना चाहिए। ईसीओ रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2020-21 पी लिमिटेड सेल्स गुड्स ऑफ 40 लाख, 40 लाख का माल बेचा पी लिमिटेड ने। इस 40 लाख के अंदर जीएसटी शामिल नहीं है। जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल होगा ना, उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड मत करना, वो हमेशा एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखा जाएगा। जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखा जाएगा। ठीक है, तो 40 लाख का माल बेचा पी लिमिटेड ने अमेजॉन के थ्रू टू वेरियस बायर्स, और कुछ बायर इंडियन बायर्स हैं और कुछ फॉरेन बायर्स हैं। ठीक है, तो सेक्शन 194O कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता कि बायर इंडियन हो, फॉरेनर हो, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, टीडीएस तो लगेगा। फिर अमेजॉन ने ट्रांसफर किया 34 लाख पी लिमिटेड को आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन 15% थ्रू आरटीजीएस। 31 मार्च 2021 को 34 लाख अपना 15% कमीशन काट दिया, 40 लाख का 15% अपना कमीशन काट दिया 6 लाख, और बाकी का 34 लाख उसने रेमिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए आंसर, सेक्शन 194O डज नॉट डिस्टिंग्विश एज टू वेदर बायर्स मस्ट बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। 194O में ये कहीं नहीं लिखा है कि बायर रेजिडेंट होना चाहिए। अरे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के लिए लिखा है रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट होना किसके लिए लिखा है? सिर्फ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के लिए। ठीक है, बायर के लिए कहाँ लिखा है? बायर तो कुछ भी हो। ठीक है, फिर टीडीएस शैल बी डिडक्टेड। टीडीएस अमेजॉन ईसीओ डिडक्ट करेगा सेक्शन 194O में किस रेट से? कोविड पीरियड नहीं है तो 0.75% किसका? ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल, पूरे 40 लाख का। 34 लाख का नहीं, पूरे 40 लाख ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल क्या है? 40 लाख, तो पूरे 40 लाख पर 0.75% की रेट से अमेजॉन टीडीएस डिडक्ट करे। ठीक है,
अब जीएसटी को इंक्लूड क्यों नहीं किया? सिंस जीएसटी इनवॉइस में सेपरेटली अगर इंडिकेट होता है तो वो एक्सक्लूड होता है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। उसके लिए एक सर्कुलर है सीबीडीटी का, सर्कुलर नंबर 23/2017। तो जीएसटी एक्सक्लूड करके हम ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल देखेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 कहती है ये जो पेमेंट आया, ये अबो पेमेंट बाय अमेजॉन लिमिटेड 3 इंस्टॉलमेंट्स में आया। आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन 15%, नेट अमाउंट दे रखा है, नेट अमाउंट दे रखा है, ये आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन है। ठीक है, तो हमें तो ग्रॉस अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 15% डिडक्ट होने के बाद वाला अमाउंट है, नेट अमाउंट, इसको ग्रॉस बनाना पड़ेगा। तो चलिए आंसर में देखिए इसको ग्रॉस कैसे बनाएंगे। नेट अमाउंट डिवाइड बाय 0.85। ठीक है, क्योंकि 15% तो कमीशन है, कमीशन काटने के बाद नेट अमाउंट आ रहा है, तो जो हमारा नेट अमाउंट आ रहा है उसको पहले ग्रॉस बनाओ। ठीक है, ग्रॉस 40 लाख हो गया टोटल। अब टीडीएस कब काटा जाएगा? 3 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया अमेजॉन ने। आपको डेट ऑफ क्रेडिट दे रखी है, डेट ऑफ पेमेंट दे रखी है। ठीक है, इन दोनों में से अर्लियर ले लेना। क्यों ले लेना अर्लियर? क्योंकि टीडीएस कब काटना होता है? पीसीई। पीसीई क्या? पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। तो इन दोनों डेट्स में से जो भी अर्लियर हो वो टीडीएस डिडक्ट उस डेट को करना होगा। ठीक है, और किस पे करना होगा? ग्रॉस अमाउंट पर। तो ग्रॉस अमाउंट का आप 0.75% कैलकुलेट कर लें और टीडीएस निकाल लें। ठीक है, तो टीडीएस कंप्यूट किस पे हुआ? ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल पर। ठीक है, और डिडक्ट कब करना होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। राइट, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 इन सिचुएशन सेकेंड, एज्यूम ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मिस्टर पी है इन स्टेट ऑफ पी लिमिटेड। लेकिन सेल तो 40 लाख की है ना, इंडिविजुअल है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। लेकिन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट भले ही इंडिविजुअल हो, लेकिन ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल तो 5 लाख से ज़्यादा है ना। हाँ, तो टीडीएस तो डिडक्ट होगा। देखो, हमने एक एग्जाम्पशन पढ़ा था, अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो, और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने अपना पैन नंबर या आधार नंबर दे दिया है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194O। लेकिन इस केस में तो आपका ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल 40 लाख है, 5 लाख से ज़्यादा है, तो टीडीएस डिडक्ट होगा। फिर सिचुएशन नंबर 4, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2020-21 मिस्टर पी सप्लाइज गुड्स, एग्रीगेट वैल्यू 5 लाख ही है एग्जैक्ट, 5 लाख से एक्सीड नहीं हुआ, और मिस्टर पी है, इंडिविजुअल है। ठीक है, और मिस्टर पी, यहां पर करिए मिस्टर पी ने पैन नंबर दे दिया है अमेजॉन लिमिटेड को, पैन नंबर दे दिया है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो 194O में टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, एग्जाम्पशन हो जाएगा टीडीएस से। चलिए फिर सपोज सिचुएशन नंबर 5, सपोज इन सिचुएशन 1 को ही उठाना है। पी लिमिटेड सेल्स गुड्स ऑफ वर्थ 40 lakhs थ्रू अमेजॉन लिमिटेड के थ्रू 40 लाख का माल बेचा, जिसमें से आउट ऑफ विच 30 लाख इज डायरेक्टली रिसीव्ड बाय पी लिमिटेड। डायरेक्टली वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के पास 30 लाख आ गया, और 10 लाख बाकी का फर्स्ट अमेजॉन को मिला, और उसने लेटर ऑन रेमिट किया पी लिमिटेड को 31
मार्च 2021 को। कमीशन दोनों ही केस में 15% है, ठीक है, मतलब 30 लाख पे भी 15% और बाकी के 10 लाख पे भी 15% कमीशन अमेज़ॉन चार्ज करेगा। तो जो 30 लाख पी लिमिटेड को डायरेक्टली मिला, उसका क्या कह रहे हैं, पी लिमिटेड गेट्स द पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, वो पार्ट्स में मिला। 8 अक्टूबर 2020 को 17 लाख, ठीक है, और 12 जनवरी 2021 को 13 लाख, ये 30 लाख इस तरीके से पार्टली अलग अलग डेट्स को रिसीव हुआ। और बाकी का 10 लाख अमेज़ॉन ने टीडीएस काटने के बाद, क्या कमीशन काटने के बाद पी लिमिटेड को भेज दिया। अरे तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल तो आपका 40 लाख है ना, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल तो आपका 40 लाख है, तो पूरे 40 लाख पे टीडीएस कटेगा। किस पे कटता है टीडीएस? 194O में, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल पर। ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल कितना है? पूरा 40 लाख। 40 लाख पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। फिर देखिए 194O में टीडीएस डिडक्ट कैसे होगा, डिटेल में बात करते हैं। टीडीएस डिडक्ट कैसे होगा? तो 30 लाख है डायरेक्टली पी लिमिटेड को मिला, 17 लाख पहले मिला 8 अक्टूबर को, तो अमेज़ॉन लिमिटेड 8 अक्टूबर को टीडीएस काटेगा 17 लाख का 0.75%। फिर बाकी का पेमेंट जो 13 लाख है पी लिमिटेड को कब मिला? 12 जनवरी 2021 को, तो उसी डेट को टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। कितना? 13 लाख का 0.75%। फिर बाकी का जो 10 लाख पहले अमेज़ॉन को मिला और बाद में पी लिमिटेड को भेजा गया, वो भी, उसमें भी टीडीएस कटेगा। कब? 31 मार्च 2021 को। कितना? 0.75%। और जो नेट पेमेंट है 10 लाख पैसा किसके पास है? अमेज़ॉन के पास। उसमें से कमीशन काटेगा अमेज़ॉन पूरे 40 लाख पे 15%, और जो टीडीएस ऊपर कंप्यूट किया वो लेस करने के बाद बाकी का पैसा अमेज़ॉन लिमिटेड पी लिमिटेड को रेमिट करेगा। क्लियर? चलिए अब सिचुएशन नंबर 6। मैसर्स पीक्यूआर जो कि पार्टनरशिप फर्म है, सेज गारमेंट्स थ्रू अमेज़ॉन लिमिटेड 3 करोड़ का माल बेचा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2020-21। अमेज़ॉन अपना कमीशन 15% चार्ज कर रहा है। पेमेंट गेटवे ऑफ अमेज़ॉन लिमिटेड इज सो डिज़ाइन दैट, तो अमेज़ॉन का पेमेंट गेटवे इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि 45 लाख अमेज़ॉन लिमिटेड को आता है, मतलब कमीशन जितना अमाउंट, 3 करोड़ पे कमीशन कैलकुलेट करो, 3 करोड़ पे कमीशन कैलकुलेट करो, 15% की रेट से आता है 45 लाख, वो डायरेक्टली अमेज़ॉन को मिल गया, और बाकी का 2 करोड़ 55 लाख पीक्यूआर को डायरेक्टली चला गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि कोई पेमेंट परचेजर डायरेक्टली कर देता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, वो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल में इंक्लूड होगा। अरे तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल तो आपका क्या है? ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल तो आपका पूरा 3 करोड़ है ना, हाँ, तो इस पे टीडीएस डिडक्ट होगा। ग्रॉस अमाउंट पूरे 3 करोड़ पे टीडीएस डिडक्ट होगा 0.75%, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशंस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो है वो कमीशन का पेमेंट करेगा अमेज़ॉन को। तो क्या अब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट टीडीएस डिडक्ट करे ईसीओ का? अभी तक तो ईसीओ टीडीएस डिडक्ट कर रहा था 194O में। देखिए, अगर ईसीओ 194O में टीडीएस डिडक्ट करता है तो टीडीएस का और कोई सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जब पेमेंट करेगा ईसीओ को तो किसी सेक्शन में वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा इफ टीडीएस डिडक्टिबल है सेक्शन 194O में,
या नॉट डिडक्टिबल है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल 5 लाख को एक्सीड नहीं हुआ इस रीजन की वजह से, और पैन नंबर दे दिया गया है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग कमीशन पे भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब तो जो कमीशन पे किया किसने, पार्टिसिपेंट ने ईसीओ को, उस पे भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो देखिए मतलब सिचुएशन क्या बन रही है, सिचुएशन ये बन रही है कि जो ईसीओ है वो पेमेंट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। ठीक है, तो 194O में टीडीएस डिडक्टिबल है, डिडक्ट कर दिया। तो कोई कमीशन वगैरह पेमेंट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट ईसीओ को, तो उस पर किसी और सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जैसे फिर 194H में ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। समझे बात, मतलब ईसीओ ने टीडीएस काटा तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट पर टीडीएस का कोई सेक्शन नहीं लगेगा। ईसीओ पर टीडीएस का सेक्शन लगा 194O, तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट पर टीडीएस का कोई सेक्शन नहीं लगेगा। जब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कमीशन का पेमेंट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, तो उस कमीशन पर भी सेक्शन 194H में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब ईसीओ के लिए जब 194O लगता है तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के लिए टीडीएस का और कोई सेक्शन नहीं लगेगा। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट उस ईसीओ का टीडीएस किसी और सेक्शन में नहीं काट सकता, क्योंकि ईसीओ ने ही ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस 194O में काट दिया है। ठीक है, चलिए अब सिचुएशन नंबर 8। मिस्टर पी चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल सर्विस देता है अपने क्लाइंट्स को अमेजॉन के थ्रू ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2020-21। वेरियस क्लाइंट्स पे 12 लाख टू अमेजॉन लिमिटेड। अमेजॉन लिमिटेड चार्जेस कमीशन 15% अमेजॉन अपना कमीशन लेता है। तो देखिए 194O जो है वो गुड्स पे भी लगता है सर्विसेज पे भी लगता है। ऑन लैंग्वेज क्या थी, ग्रॉस अमाउंट ऑफ गुड्स और ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब सर्विस के ग्रॉस अमाउंट पे भी लगता है। ठीक है, तो सर्विस इंक्लूड्स प्रोफेशनल सर्विस। 194O applicable to sale of service also। ठीक है, तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल आपका क्या है 12 लाख, उस पे अमेजॉन टीडीएस काटेगा 194O में 0.75% की रेट से। ठीक है, तो 12 लाख का 0.75% आता है 9,000। तो अब बुक पे पैसा कितना भेजेगा अमेजॉन, 12 लाख कस्टमर से मिले, उसमें अपना कमीशन काटेगा 15%। 12 लाख का 15% 1,80,000 और टीडीएस 9,000 वो भी काट के बाकी का 10,11,000 वो किसको भेजेगा, मिस्टर पी को। और इस केस में मिस्टर पी जो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, सीए सर्विस प्रोफेशनल सर्विस है, और मिस्टर पी कौन है, पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट किसी दूसरे सेक्शन में टीडीएस नहीं काटेगा, तो पार्टिसिपेंट 194J प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है बट 194O लग गया तो टीडीएस का कोई अदर सेक्शन नहीं लगेगा। तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट 194J में टीडीएस नहीं काटेगा। और इवन ये जो कमीशन है इस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो उसका कारण क्या है, इफ टीडीएस डिडक्टिबल है 194O में,
यह नॉट डिडक्टिबल है बिकॉज ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस 5 लाख को एक्सीड नहीं हुआ, इस रीजन की वजह से डिडक्टिबल नहीं है, बट सेक्शन 194 लग तो रहा है। देन TDS shall not be deducted under any other provisions of the act, चाहे वो कमीशन हो 194H में भी TDS नहीं कटेगा, और प्रोफेशनल सर्विस 194J इस पे भी TDS नहीं कटेगा। बात समझ आई? मतलब ECO TDS काट रहा है 194O में, तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के किसी अदर सेक्शन में TDS नहीं काटे। समझे? तो ये हमारी कंप्लीट हुई 194O। कैसे याद रखेंगे? 194O ECO, ECO TDS डिडक्ट करेगा किस पर? ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस।